हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी एडमिशन 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारे अपने डाउट्स लिखे हैं, और जिसमें सबसे पहला जो डाउट है वो आप लोगों का एग्ज़ाम मोड को लेकर है, क्योंकि इस बार जो फॉर्म है वो दो तरीके के फॉर्म आ रहे हैं, एंट्रेंस भी है, एग्जेम्प्टेड भी है। तो एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें जानना है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्ज़ाम होगा। तो अगर ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाती तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता और सीबीटी मोड में होता और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है और इसकी जो फ़ोटो है वो मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट पे शेयर की है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और चूँकि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है और यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग डिसिप्लिन के पैटर्न अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में अगर ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है और यूनिवर्सिटी उसे कंडक्ट करवाती है तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि आपके पास रिसर्च के भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर बाकी अदर डिसिप्लिन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी पैटर्न को लेकर। तो इस बार का पैटर्न अभी फ़िलहाल जारी नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है ये भी अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर और आप लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन ये प्रीवियस पैटर्न है और पिछली बार भी यूनिवर्सिटी ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, इसलिए मैं श्योर होकर बोल रही हूँ कि यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो पैटर्न यही रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप यूनिवर्सिटी से अपने डिसिप्लिन के प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अदर डिसिप्लिन की अगर बात करूँ मैं तो रूरल डेवलपमेंट है, इसका OMR शीट है, ये MCQs फॉर्म में होगा, ठीक है। होम साइंस है, ये भी MCQs फॉर्म में है। चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये भी MCQs है। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, इसका भी MCQs है। तो इस बार जिसकी भी सीट आई है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं बेसिक जो बता देती हूँ जिसके लिए ज़्यादा पूछा जा रहा है। सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होने वाला है। हिस्ट्री के लिए एक पूछा गया था तो हिस्ट्री का MCQs है, OMR शीट है, ठीक है। बाकी अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। और हिंदी के अलावा इंग्लिश की बात की गई थी, तो पिछली बार इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस वजह से इसमें इंग्लिश मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हैं, और संस्कृत का भी पिछली बार नहीं निकला था, PhD के लिए ऑफ़र नहीं किया गया था, तो संस्कृत और हिंदी वाले बच्चे अपने डिसिप्लिन के प्रोफेसर को कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ही डिसिप्लिन के बारे में है, क्योंकि पिछली बार जिसमें सीट आई थी, ऑफ़र किया गया था जिस सब्जेक्ट में PhD, उन्हीं का पैटर्न आपको बताया गया है। और ये जो पैटर्न है ये मैं प्रीवियस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में नहीं था, ये डाउनलोड किया गया था वेबसाइट से, ठीक है। तो इस बार वाला शायद पता चल जाए, लेकिन अगर ना मालूम हो तो आप अपने डिसिप्लिन के प्रोफेसर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का डिटेल दे रखा है जो पिछली बार ऑफ़र किया गया था। इस बार जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, तो इनके बारे में डिटेल जो है वो आपको उनके डिसिप्लिन के प्रोफेसर से पता चलेगा, या फिर वेबसाइट पे अपलोड होने का वेट कीजिए। वेबसाइट पे अपलोड होने का वेट इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो वेट करने से बेहतर है आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल था एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो हिंदी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही होगा, एक लर्नर ने पूछा था श्योरिटी के लिए, तो ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो उस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है। और प्रीवियस पेपर की बात करूं तो 2021 का जो पेपर हुआ था, जो मेरे टाइम हुआ था, वो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ था। हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ था और उसका भी पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। जो 2022 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ था, उसका भी अपलोड कर दिया है मैंने पेपर। अब जो 2023 के लिए हो रहा है वो 24 में हो रहा है, लेकिन उसका जो पेपर है वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम थी कि आपका एग्ज़ाम किस मोड में होगा उसके बारे में बता दिया। ये पैटर्न प्रीवियस का है, मैं फिर कह रही हूँ ये पैटर्न प्रीवियस का है, और प्रीवियस में जितने भी ऑफ़र किए गए थे PhD उन्हीं की डिटेल दे रखी है। बाकी सब्जेक्ट का डिटेल अगर इसमें ना हो तो आप अपने डिसिप्लिन के प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। दूसरा डाउट है कि आप लोग ये पूछ रहे थे एग्जाम्शन किसे मिलेगा, तो एग्जाम्शन के लिए मैंने भी रिसर्च यूनिट में पूछा था, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ GRF वालों को कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास फेलोशिप है, तो GRF वाले भी आ जाएंगे इसमें। NF OBC NFSC जिनको भी फेलोशिप पहले से मिल रही है वो बच्चे एग्जाम्शन में
आएंगे। दूसरा जो है जो नेट वाले बच्चे हैं वो लोग एंट्रेंस देंगे, ठीक है। एक और लर्नर है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नेट वाले कंसीडर नहीं हो रहे हैं एग्जामिशन में, उन्हें एंट्रेंस देना पड़ रहा है, ठीक है। तो फॉर्म के ज़रिए भी आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ डाउट हो तो आप रिसर्च यूनिट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसे भी पोस्ट पर मैंने शेयर किया है आप लोगों को। तीसरा सवाल है कि अगर चूँकि अभी एक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है, तो लर्नर कंफ्यूज है कि हम किस कैटेगरी में अपने आप को अभी फिल करें। तो फ़िलहाल आपका अगर नेट है तो आप एंट्रेंस के कैटेगरी में ही जाएंगे, और नेट नहीं भी होगा तब भी आप एंट्रेंस कैटेगरी में जाएंगे। और एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ जाएगा यूजीसी नेट का, तो होपफुली वो आपका रिज़ल्ट पीएचडी के रिज़ल्ट से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीएचडी का रिज़ल्ट आने तक में मई जून के एंड में ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, अगर इंटरव्यू टाइम से हो जाए तो, ठीक है। क्योंकि जुलाई सेशन स्टार्ट है, मतलब जुलाई जो है वो सेशन स्टार्ट होने का टाइम है, तो वो रिज़ल्ट जो है वो आप लोग का जून एंड तक आ जाएगा। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो पहले ही आ जाएगा आप लोगों का, तो फेलोशिप आपको मिलेगी, ठीक है। डाउट यही था कि फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अगर उसे उस तरीके से फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो इग्नू के लिए आप लोगों के लिए डाउट सबसे बड़ा यही होता है कि फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस रिगार्डिंग भी था। तो फेलोशिप मिलती है इग्नू में, और अगर आप अभी फ़िलहाल नेट के ज़रिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और बाद में आपका जीआरएफ क्रैक होता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। ये एक सवाल था। एक सवाल ये भी है कि अगर यहाँ पे हॉस्टल नहीं है तो हम रहेंगे कैसे और किस तरीके से ये चीज़ मैनेज होगी कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में, ठीक है। क्योंकि कोर्स वर्क में आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो इग्नू का गेस्ट हाउस भी है, तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं, हालांकि उसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप बाहर पीजीज़ वगैरह में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो बाहर पीजी जो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सर्च कीजिएगा। कोई यहाँ पे इग्नू की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है इसमें कि आपको कोई सजेशन मिलेगा कि आप इसमें शिफ्ट हो जाइए या उसमें शिफ्ट हो जाइए। आपको अपने बेसिस पे इंडिविजुअली रूम सर्च करना होगा और बाहर ही रहना होगा, ठीक है। फ्लैट लेके रहिए या पीजी लेके रहिए, जैसे भी रहना है। हॉस्टल नहीं है एक रूम में, ठीक है। एक सवाल है रिसर्च और पीएचडी के सेंटर को लेकर। तो पीएचडी का सेंटर भी इस बार इस प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया गया है। पीएचडी के सेंटर को भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पीएचडी का सेंटर, ये प्रोस्पेक्टस जो है मैंने प्रीवियस का शेयर किया है, तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग आप सेंटर देख सकते हैं, ठीक है। रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर का रोल नहीं होता है पीएचडी में। एक सवाल इसको लेकर था, पीएचडी में रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर का रोल होता है या नहीं। तो फिलहाल उसका कोई रोल नहीं है। आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो दिल्ली में होंगी, चाहे वो इंटरव्यू कंडक्ट की बात हो या पीएचडी की क्लासेस की बात हो या फिर जो भी प्रोसीजर आगे होने वाले हैं पीएचडी से रिलेटेड, वो सब कुछ दिल्ली में ही होगा। कोर्स वर्क का जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है उस टाइम जो एग्ज़ाम होगा वो आपका आप अपने स्टेट में भी दे सकते हैं, अपने स्टेट के स्टडी सेंटर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक जो बेनिफिट है वो उस टाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी इस चीज़ के लिए मिलती है कि आप उसे अपने होम स्टेट में रह के दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी यही सजेस्ट किया जाता है कि आप बेहतर होगा कि दिल्ली के आसपास ही स्टडी सेंटर को ऑप्ट कीजिए, ताकि पेपर चेकिंग वगैरह जो हो वो जल्दी आसान हो जाए। एक सवाल है प्रपोज़ल को लेकर, मैं ये डिसिप्लिन के रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, अपने डिसिप्लिन के रिस्पेक्ट में। हिंदी के जो बच्चे हैं वो प्रपोज़ल के लिए, टॉपिक के लिए, सजेशन के लिए पूछ रहे थे। तो अगर आपने इससे पहले कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी रिसर्च प्रपोज़ल नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आप मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है जेएनयू और डीयू की पीएचडी अवार्डेड लिस्ट है, ठीक है, टॉपिक। तो जो भी पीएचडी अवार्ड हो चुकी हैं उनके टॉपिक्स को एक जगह कलेक्ट करके इस तरीके से सभी यूनिवर्सिटी बनाती हैं। आप उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट को देख सकते हैं और पीएचडी की अवार्ड जो टॉपिक अवार्डेड लिस्ट है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रपोज़ल बनाना है, किस तरीके से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी आप टॉपिक बनाएं अपने इंटरेस्ट एरिया को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं बार बार आप लोग से यही कहती हूँ, टॉपिक ऐसा चूज़ कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का भी हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको उसे प्रेजेंट करना है। तो इंटरेस्ट का रहेगा तभी आप उसे अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। भारी भरकम टॉपिक लेने से बेहतर है कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जो आपको समझ में आता है। एक सवाल पार्ट टाइम पीएचडी वालों का है कि पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर हो रही है नहीं हो रही है इस बार। तो आप लोग अगर इस चीज़ के लिए कंफर्म होने चाहते हैं तो आप जिस भी डिसिप्लिन में इसको अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, उस डिसिप्लिन के प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग और उनसे पूछ सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में।
ठीक है। तो फॉर्म यही है, इसी के ज़रिए आप दोनों तरीके के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो एंट्रेंस देंगे, अगर उनका जीआरएफ है तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, अगर नहीं है तो वो एंट्रेंस देंगे, ठीक है। तो एंट्रेंस के ज़रिए आप लोगों को इसमें अपीयर होना है। और एंट्रेंस का जो एक सवाल था हॉल टिकट को लेकर, हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जो है वो आपका 5 से पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसे आप वेबसाइट से देख सकते हैं। जो बच्चे एग्जामिशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो अपने प्रपोज़ल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे ही 7 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे ख्याल से फ़ेब के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है दोनों को साथ में लिया जाए या फिर आपका पहले हो इंटरव्यू और उनका बाद में हो, तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रपोज़ल पे कमांड। तो जो एग्जामिशन वाले बच्चे हैं उनका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 3 एरिया में डिवाइडेड है। आपका पहला कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरा रिसर्च मेथडोलॉजी है और तीसरा है सब्जेक्ट डोमेन, यानी कि आपको अपने रिसर्च मेथडोलॉजी को फोकस करना है, प्रेजेंटेशन देते वक्त अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड करनी है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके सब्जेक्ट डोमेन पे आते हैं, यानी कि आपको अपने विषय की कितनी नॉलेज है, कितनी डीप नॉलेज है अगर आप उस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, जब भी आप किसी टॉपिक को बना रहे हैं और उसे एज अ प्रपोज़ल चूज़ कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हो और आपकी अच्छी पकड़ हो सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक का चयन कीजिए इंटरव्यू के लिए। और बाकी बाद में अगर ऐसा हो कि उन्होंने ये सजेशन कर दिया या सजेस्ट कर दिया कि आपका टॉपिक रिपीटेड है या फिर इस पर बहुत काम हो चुका है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो 2 स्किल जो है उस पर आपको कमांड रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आप चूज़ करके जा रहे हैं जिस पे बहुत सारा काम हो गया है, तो पहले तो इस तरीके के टॉपिक को आपको चुनना नहीं है और कोशिश कीजिए कोई नया विषय अगर आप लेकर आ सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और चूँकि कम समय है इस वजह से मैं कह रही हूँ, ठीक है। बाकी आप शोधगंगा और JNU-DU की वेबसाइट से इसे देख सकते हैं कि कैसे टॉपिक बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसके साथ आपके मन में और कोई अगर डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हॉल टिकट आप लोगों का 5 जन से पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा।